ईरान को बहुत बड़े झटके मिले हैं। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभालने वाली अली लारिजानी को मारे जाने का दावा किया गया। जब लग रहा था कि ईरान का हॉर्मुज वाला जाल डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह फंसा रहा है, तब इजराइल ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान के पसीने छुड़ा दिए। अब नेतन्याहू ने 4 देशों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। बज गई है फिर से सायरन, रात का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है। जिंदा कौन है? कमांडर कौन है? दावा किसका सच, किसका झूठा? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का युद्ध सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। नेतन्याहू सही सलामत है, यह बताने के लिए नई तस्वीर वायरल है। लेकिन ईरान की नई लीडरशिप को फिर बड़ा झटका लगा है। इसका दावा इजराइल ने वायरल कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि इस वक्त ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत अली लारिजानी मारे जा चुके हैं। जो शख्स कुछ दिनों पहले तेहरान की सड़कों पर घूमकर इजराइल और अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, उसको मारने का दावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इजराइल ने बता दिया है कि दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। हां, उनकी मौत जरूर टल सकती है, लेकिन वो आएगी और इसकी पूरी गारंटी है। בוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. हॉर्मुज में अमेरिका और उसके साथियों को घेरने वाला ईरान लगातार इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत फिर दिखाई है और चुन चुन कर ईरान में उन अड्डों को खत्म किया है जहां से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर, तेहरान का मिलिट्री हब और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां सब इजराइल के टारगेट पर रही हैं और इजराइल इन्हें बारी बारी से खत्म कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध में अपने टारगेट बदल दिए हैं। ईरान जिस जंग को लंबा खींचना चाहता है, इजराइल उसे एक झटके में खत्म करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल अब ट्रंप को बता रहा है कि युद्ध में फिर से वो आगे हो चुका है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को मारने का दावा, बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मारने का दावा। ये 2 कमांडरों की खबर देखकर ट्रंप बहुत खुश है। लेकिन इजराइल के दावों और ईरान के हमलों के बीच नई लड़ाई गर्म हो रही है और ये तेहरान मोर्चे से भी खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि यहां दुनिया लाशों का ऐसा पहाड़ देखेगी जिस पर चढ़कर पूरा पश्चिम एशिया जीतने की कोशिश है। नया मोर्चा है लेबनान और यहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल ने कसम खाई है, जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, यह युद्ध और तेज होता रहेगा। अली लारिजानी, बेंजामिन नेतन्याहू और गुलाम रेजा सुलेमानी, दावों और हमलों के बीच युद्ध के कमांडरों ने नए फ्रंट पर तबाही मचाने का फैसला किया है। लेबनान फ्रंट पर टैंक दौड़ने लगे हैं। तेहरान के बाद चढ़ाई करने का अगला टारगेट बेरूत है। इसकी वार्निंग पूरे पश्चिम एशिया को मिल चुकी है। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के टैंक तैयार किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में गोले बारूद की चेकलिस्ट पूरी की जा रही है। रात में इजराइल की फौज लेबनान की जमीन पर ऑपरेशन कर रही है। ये नाइट विजन कैमरे से लिया गया वीडियो है। इजराइल बता रहा है कि उसकी फौज कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ईरान की मिसाइलों की बरसात के बीच इजराइल ने खोल दिया है एक बहुत बड़ा मोर्चा, जहां मौत भी मंडराने से
खबर आती है। एक तरफ ईरान से युद्ध और दूसरी तरफ ऑपरेशन लेबनान। डबल फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। डबल फ्रंट यानी डबल तबाही, जिसकी स्क्रिप्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मरकावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्ला है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्ला को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक अब तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक एक लड़ाके को खत्म न कर दें। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी लगातार हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त उसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्ला, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसके ट्रेलर से समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्ला के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौरे से ही हिजबुल्ला ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्ला की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्ला चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्ला। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिनकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्ला का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। हिजबुल्ला के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। फज्र 5 रॉकेट, रेंज 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। खैबर रॉकेट, रेंज 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्ला का ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, रेंज 200 किलोमीटर और 600 किलो विस्फोटक, ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्ला का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है, जिसमें इजराइल का हर शहर उसकी रेंज में है। لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة، وإن شاء الله سيفاجئون في الميدان. تهديدات العدو لا تخيفنا، وسيرى العدو بأسنا. अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्ला के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा।
60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे और अब भी लगातार जारी है। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर जरूर गया, लेकिन अब ईरान में आए भूचाल के बाद उसने इजराइल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। سمعت أمس أن نتنياهو يهددني بالاغتيال على قاعدة أنه يمكن أن يخيف بهذا التهديد. يا نتنياهو، الإمام علي عليه السلام بيقول كفى بالأجل حارسا، يعني أنا محروس بالأجل. لما بيجي الأجل ما حدا بيمنعه، لما ما بيجي الأجل ما حدا بيقربه، لذلك تهديدك بلا طعمه وما له قيمة. इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अशकेलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी, लेकिन हिजबुल्लाह कभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण यह है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है और इजराइल लेबनान का बॉर्डर नया वॉर जोन बन चुका है। इजराइल ने लारिजानी के साथ ईरान की बासिज फोर्स के चीफ को भी मारने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार के एक सुपर सीनियर अधिकारी ने ईरान युद्ध के खिलाफ इस्तीफा देकर बगावत का ऐलान कर दिया है। इजराइल कट्टर और खूंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारिजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारिजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारिजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है। नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी है। הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप
बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। Knock out Israel with their nuclear weapon, but after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती से युद्ध में टिका रहेगा। ट्रंप ने पहली बार यह बात कबूल कर ली है कि ईरान ने उन्हें सरप्राइज दिया है। There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. ईरान के तेवर देखकर अमेरिका ने गलतियों की स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अब खुफिया रिपोर्ट के भरोसे रहना बंद कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब अरब वर्ल्ड से सहयोग बढ़ाने का मन बना लिया है। युद्ध विराम को लेकर बढ़ रहे कंफ्यूजन को भी ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने जितनी बार भी सीज फायर का दावा किया, ईरान ने उसे गलत साबित कर दिया है। वॉर जोन से भी अमेरिका के पीछे हटने के अपडेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने खाड़ी देशों के करीब से अपने 2 नेवी शिप को दूर शिफ्ट कर लिया है। युद्ध के बीच यूएस नेवी ने 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बारबरा को मलेशिया के पेनांग में नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर भेजा है। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस है। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। अब ईरान वॉर जोन में ट्रंप का अकेला लड़ाका यूएसएस कैनबरा तैनात है। वहीं ईरान ने पूरे समुद्री इलाके को 5000 बारूदी सुरंगों से पाट रखा है। ईरान मिलिट्री प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने ट्रंप को धमकी दी है कि उनके ऑपरेशन फ्यूरी को ईरान ऑपरेशन फियर में बदलने वाला है। Message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. अमेरिका ईरान के हथियारों को तबाह कर रहा है। इजराइल ईरान की लीडरशिप के सफाई में लगा है। फिर ईरान कितने दिन तक युद्ध में टिका रह सकता है, क्योंकि अब तो युद्ध में कमांड दे रहे अली लारिजानी भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि युद्ध का कंट्रोल लारिजानी के हाथों में था। अली लारिजानी कोई साधारण लीडर नहीं थे। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हुथी जैसे कट्टर लड़ाका ग्रुप शामिल है, का असली आर्किटेक्ट कहा जाता था। अली लारिजानी ही फाइटर ग्रुप के लिए पैसा, हथियार और कूटनीतिक कवच तैयार करते थे। ट्रंप के कट्टर विरोधी लारिजानी ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने ही अमेरिका को बड़े शैतान और इजराइल को छोटे शैतान का नाम दिया। युद्ध भड़कने के बाद लारिजानी ने मुसलमान देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। खुद को अल्लाह का बंदा बताने वाले लारिजानी की चिट्ठी की खूब चर्चा हुई थी। अली लारिजानी ही थे जो अमेरिका के साथ एटमी डील को फाइनल कर रहे थे। अली लारिजानी ही थे जिन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिका का साथ देने वालों को मिसाइलों से दहलाने के ऑर्डर दिए। लारिजानी के जाने के बाद ईरान का अगला वॉर कमांडर अहमद वहीदी के बनने के चांस सबसे ज्यादा है। हालांकि ट्रंप आर्मी की कोशिश है कि नए कमांडर के ऐलान से पहले ही जंग खत्म कर दी जाए।
अमेरिका इजराइल ने पहले फेज के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया है। पहले राउंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। ये ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट कर रहा है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की असल ताकत कही जाने वाली मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। सुपर पावर का कैलकुलेशन बता रहा है कि ईरान का मनोबल टूट रहा है, लेकिन ईरान के जंगबाजों का जुनून कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। लारिजानी की मौत की खबर आने के बाद मुज्तबा खामनेई ने ट्रंप के सीज फायर ऑफर को ठुकराकर जतला दिया है कि यह युद्ध ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। तेल अवीव में मौजूद न्यूज 18 के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने उस जगह से रिपोर्ट भेजी है जहां ईरान की मिसाइल ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से इस ट्रेन स्टेशन में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मिसाइल यहां पे गिरा है और इर्द गिर्द तबाही मची है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। आप देखिए क्या तबाही मची है। ट्रेन स्टेशन को अटैक किया गया है। ये हालून ट्रेन स्टेशन है और मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे भयानक तबाही मची है मिसाइल अटैक से, जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है। तो ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे। सब कुछ तबाह हुआ है। ये ट्रेन स्टेशन है हालून का और यहाँ से मिसाइल आया है और तबाही मचाई है मिसाइल ने और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। ये एस्केलेटर आप देखिए क्या हाल हुआ है। इर्द गिर्द शीशे जो हैं चकनाचूर हुए हैं। ये ट्रेन की पटरी है और ये ट्रेन स्टेशन जो है दोनों साइड से तबाह हुआ है। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो देख सकते हैं आप, ये हालून जंक्शन स्टेशन है। हालून जंक्शन स्टेशन पे अटैक हुआ है। ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है और यहाँ पे सब कुछ जो है वो तबाह हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पे हमला हुआ है। ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है जो यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में लगा है। रेलवे स्टेशन पर ये तबाही मची है और ये आप देख सकते हैं। अभी हालांकि दूसरी ट्रेन जो है यहाँ से आ गई है, लेकिन ट्रेन के स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये देखिए कि एस्केलेटर जो हैं वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है मिसाइल अटैक का। तो लगातार जो है मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी जगहों पे उससे नुकसान भी हो रहा है। काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं। तो अभी ट्रेन स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा है इसराइल में। मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे अटैक हुआ है। यहाँ पे ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने तबाही मचाई है। हालांकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन का जो स्टेशन है हालून स्टेशन, यहाँ पे बहुत तबाही हुई है और अभी यहाँ पे इस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती है। रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले ने कोहराम मचा दिया है। आधी रात को हुए हमले में राजधानी काबुल में लाशों का अंबार लग गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यह हमला F-16 और चीन से मिले J-17 से करवाया। और इधर अफगानिस्तान सरकार ने ऐलान किया कि जल्द ही पाकिस्तान से हमले का बदला लिया जाएगा। मार डाले 400 अफगानी, काबुल किलर इन रमजान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग इतनी भयानक हो चुकी है कि पाकिस्तान ने पवित्र महीने रमजान में भी अफगानिस्तान में भयानक नरसंहार किया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने आधी रात राजधानी काबुल समेत 4 जगहों पर भीषण हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रमजान के महीने में मासूम अफगानियों को जिस तरह से
जनरल मुनीर के कसाईयों ने मारा है, उससे ये साफ हो गया है। अफगानियों का कसाई जनरल मुनीर बन गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में हुआ भीषण हमला कैसे पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहा है। अफगान तालिबान और सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान को अफगानियों का नरसंहार बहुत भारी पड़ेगा। तालिबान ने इसे इस्लामिक भाईचारे का अपमान और रमजान की पवित्रता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। अब आप देखिए आधी रात में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से कैसे आधा अफगानिस्तान खून से लथपथ हो गया। पाकिस्तान के काले मकोड़ों की काबुल में एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ भयानक तबाही और खून से लथपथ इंसानी जिस्म दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 16 मार्च की आधी रात को एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पेशावर और सरगोदा से पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस से हमले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इस हमले में पाकिस्तान की नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स और नंबर 17 टिगर्स स्क्वाड्रन शामिल है। که انفجار صورت گرفت از طریق کال سنتر ما یک بخش کال سنتر داریم، کابل امبولانس. برای ما اطلاع حاصل نمودیم که انفجار عظیمی رخ داده در ساحه کمپ هزار بستر متادین. ما حضور پیدا کردیم و در جستجوی ازی بودیم که زخمی ها را از هر طرف برای ما می آوردن و تمام پرسنل کابل امبولانس तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है पाकिस्तान ने अचानक और बिना उकसाने के मासूम अफगानियों को मार दिया है। हॉस्पिटल कहे या फिर नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। एक झटके में दर्जनों परिवार तबाह हो चुके हैं। रमजान के महीने में पूरे अफगानिस्तान में मातम पसर गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आधी रात में फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के जेट्स ने कहां तबाही मचाई है। 16 मार्च 2026 आधी रात अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। पवित्र महीने रमजान के समय पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने कोहराम मचा दिया है। सबसे बड़ा और मुख्य हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ। इसके अलावा नांगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में भी हवाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने काबुल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र, जिसे ओमिद अस्पताल कहा जाता है, उस पर बमबारी की है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान इसे नागरिक नरसंहार कह रहा है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर और शायद F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। हमलों में प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन यानी सटीक निशाना लगाने वाले बम और ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार इन हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती हवाई अड्डों, मुख्य रूप से पेशावर और सरगोधा एयरबेस का इस्तेमाल किया है। रात 9 बजे काबुल के टाइम ये हमला हुआ और ये अस्पताल पर हुआ जो एडिक्स ट्रीटमेंट के लिए इधर 3000 से ज़्यादा जो एडिक्ट्स थे और उसमें 400 से 500 ये मारे गए हैं और बहुत से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। जनरल मुनीर के जल्लादों का हमला, काबुल किलर से बदला लेगा अफगान। अफगानिस्तान तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रात 9 बजे ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया था। ये 2000 बेड का अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज चल रहा है।